हेलो गाइस, क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं। दोस्तों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम लोग लाइव आ गए हैं तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से बताइए कि हम लाइव आ गए हैं। बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताओ भाई। एक सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इफ़ यू आर लाइव राइट नाउ, जल्दी से यार। एक्चुअली आज कुछ इंटरनेट आई थिंक स्लो चल रहा है क्या? मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि हम लोग लाइव आ गए हैं क्या। ऐड क्यों नहीं आया है अभी? Yeah, okay. We are live now. Okay. So we are live now, and let's start. Hello, Shreyans. Uh, अगर हम बात करें तो श्रेयांश बाबू जी हमारे आ गए हैं। वेरी गुड श्रेयांश, वेरी गुड। चलो, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेव ऑप्टिक्स। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड द फंडामेंटल्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ओवर विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कि हाउ एग्जैक्टली द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, और वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट की ही कहानी को आगे समझ रहे हैं। इस तरह काइनेटिक वर्ड बिल्कुल। हेलो अमीशा, हेलो श्रेयांश। काइनेटिक वर्ड अपना अभी शांत बैठा हुआ है। अब जब आएंगे तो उसके क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, एंड ही हैज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। मुझे समझ में नहीं आता है कि उसके कंफ्यूजन मैं एंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे तो अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है कभी कभी। तो दिस इज द फैक्ट। एंड द रैंकर्स सर, आपके वन शॉट मेंस के लिए इनफ है? यस, वन शॉट्स आर इनफ फॉर मेंस बेटा। वन शॉट आर इनफ फॉर मेंस या। क्या बोलता है बाबा? बिल्कुल इनफ है। चलो, लेट्स स्टार्ट टुडेस जर्नी। एंड दिस इज मी शिवेंद्र मिश्रा। आई एम एन आईडी ग्रेजुएट, और मैं अभी सीनियर फिजिक्स फैकल्टी हूँ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा में। साथ ही साथ ज्वाइंट डायरेक्टर्स भी हो चुके हैं। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो शिव फिजिक्स अनअकैडमी सुपर जी को फॉलो करना, ये चैनल रिलेटेड अपडेट के लिए वहाँ पर, और मेरे से रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर प्यारे बच्चों, आप जिस भी प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो सारी तैयारियां कर सकते हैं। यहाँ पर आप जेई, नीट, ओलंपियाड्स, तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव, एनटीएससी, आपको हर एक के बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। आप सारी पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो बिना देर किए, बिना हिचके, बिना जिसके आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पारितोष जी सर, एनआईटी राउरकेला वर्सेस आईआईटी बीएचयू मैकेनिकल वर्सेस ड्रॉप। एनआईटी राउरकेला सीएस इज द मोस्ट प्रिफर्ड। देखो, दो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर बार बार बोलता हूँ। एनआईटी राउरकेला से अच्छा कैंपस आईआईटी बीएचयू का है।
NIT राउरकेला से अच्छा एल्यूमिनाई सपोर्ट। मैं एक बार आपको अभी इवेल्युएट कर देता हूँ, प्रतीक 2 मिनट का समय दो, आई एम जस्ट इवेल्युएटिंग योर बोथ ऑफ द कन्फ्यूजन्स। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ड्रॉप लेना है, तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक 90,000 रुपीज़ है। SM11 कोड के माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी। तो बिना देर के जल्दी से ले लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन आपका 59,399 रुपीज़ का है फॉर 30 मंथ्स, फॉर 24 मंथ्स इज 55,440 रुपीज़। IT की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ें पर बात करते हैं। और ये सारे बैचेस अपकमिंग हैं। एक तो इतनी बड़ी स्लाइड हो गई ना, एक्सप्लेन करते करते अपन पागल हो जाएंगे। अक्टूबर 30 को ये होगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी काउंसलिंग एकेडमिक प्लानिंग। आप सेशन 1 सेशन 2 दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। पहला सेशन 10th 11th बच्चों के लिए, दूसरा 12th और ड्रॉपर के लिए है। ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसका जो बैनर है वो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। T20 टेस्ट सीरीज चल रही है जहाँ पर आप अमेजन रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, प्लस 20% स्कॉलरशिप आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो इसको इनरोल करने के लिए SM11 कोड जरूर यूज करें, ठीक है। और अगर आपकी रैंक आई है और रैंकर्स लिस्ट में आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अपना फॉर्म फिल करें और यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी अनअकैडमी चैंपियंस के साथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, 4 करोड़ रुपए हर संडे 11 बजे होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड कमिंग टू द पॉइंट, दिस इज वेव ऑप्टिक्स, वी आर गेटिंग इनटू द लेक्चर। एक बच्चे का क्वेश्चन है, उसको मैं पहले कंपेयर कर देता हूँ। IIT BHU मैकेनिकल NIT राउरकेला CS और ड्रॉप, क्या लेना चाहिए? अगर आप IIT BHU मैकेनिकल लेते हैं तो आपको एल्यूमिनाई सपोर्ट बहुत शानदार मिलेगा, कैंपस एटमॉस्फेयर, स्टार्टअप्स प्लस इंटरप्रेन्योरशिप का जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं है कुछ भी, वो आपको बेटर मिलेगा। ब्रांच के साथ साथ देखो, ब्रांच में हो सकता है कुछ कम अपॉर्चुनिटी हो, इट इज पॉसिबल, बट अदर अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई। अगर आपका मन सिर्फ और सिर्फ ब्रांच या CSE करने का नहीं है, आप सिर्फ CSE इसलिए करना चाहते हैं कि फ्यूचर ब्राइट होगा, तो यहाँ पर अदर अपॉर्चुनिटी में आपकी बहुत सारी कंसल्टेंसीज भी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे बिजनेस टीम्स भी आपको मिलती हैं जो आती हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आती हैं। तो BDs बहुत सारे आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसके माध्यम से आप बहुत सारी स्टार्टअप्स में बिजनेस डेवलपमेंट की टीम में आप जा सकते हो और बहुत बड़ा स्कोप जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बेटा। IIT BHU के अंदर आप मैकेनिकल लेते हैं तो NIT राउरकेला में CSE कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है ब्रांच वाइज प्लेसमेंट अच्छा है। अगर आप ब्रांच वाइज प्लेसमेंट लेते हैं, अगर आप CS ही करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है और इवन बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, और इसमें कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। NIT राउरकेला में अगर आपको CSE पसंद नहीं आता, अगर आपको लगता है कि नहीं यार CSE के एवरेज स्टूडेंट अगर आप रहते हैं तो, और आप अल्टीमेटली फिर कोडिंग से हटके आप इधर उधर मूव करते हैं, तो NIT राउरकेला और IIT BHU में एल्यूमिनाई सपोर्ट, कैंपस एटमॉस्फेयर, अदर एक्टिविटीज, करिकुलम, वो BHU का ज़्यादा बेटर होगा इन कंपेयर टू NIT राउरकेला। दूसरा IIT के अंदर आपको ब्रांड मिलेगा और टैग मिल जाता है, वो ठीक है, कुछ टाइम के लिए अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली बात आपका टैलेंट ही काम करता है। तो टैग तो सोसाइटी के लिए है, आपके लिए उसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, सिर्फ आपको सोसाइटी में थोड़ी बहुत इज्जत मिलेगी और वो इज्जत सूडो होती है। तो सूडो इज्जत के लिए आप ले सकते हैं कि आपको एक सूडो इज्जत मिलेगी कि भैया लड़का IIT से, ठीक है, आप NIT राउरकेला जाएंगे तब भी बराबर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि NIT राउरकेला के अंदर एडवांटेज जो है वो सबसे बड़ा ये कि CSE आपको मिल रही है, तो इसका खुद की ब्रांच का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। तो उसके माध्यम से अगर आप ब्रांच कोर में जाना चाहते हैं, कोर ब्रांच का मतलब है कि ब्रांच के ही प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं, तो इसमें अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन 4 साल फिर आपको CSE ही करना है, उसके अलावा फिर ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर में आपको घुसना नहीं है। ड्रॉप इज ऑलवेज ऑप्शन। ड्रॉप ऑप्शन हर एक बच्चे के लिए खुला होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ड्रॉप लेने के लिए सिर्फ एक चाहत होती है कि आपको आज IIT BHU मैकेनिकल मिल रहा है तो कल IIT बॉम्बे CSE चाहिए। IIT बॉम्बे CSE लाने की औकात अगर आप रखते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। IIT BHU मैकेनिकल से अगर यहाँ से जाएंगे तो 1 साल में जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे उतना डेवलपमेंट आपका IIT बॉम्बे CSE में हो जाएगा और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ड्रॉप भी आप ले सकते हैं
और ये भी आपका हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। गाड़ी, हाँ, अब BHU का ऑटोमोबाइल अच्छा है और इसमें अच्छे काम होते हैं। मैकेनिकल ब्रांच जो है वो अच्छी ब्रांच है, ऐसी कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैकेनिकल ब्रांच इज वन ऑफ द वेरी गुड ब्रांच। तुनु सिंह बोल रहे सर, कैन आई स्किप मैकेनिकल प्रॉपर ऑफ द फ्लूइड और इट्स कंसेप्ट गोइंग टू नीड इन अदर चैप्टर ऑफ फिजिक्स? सर प्लीज हेल्प, आई वांट टू स्किप दैट चैप्टर एंड एक्सपेरिमेंट फिजिक्स। सर कहना इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और इट्स कंसेप्ट गोइंग टू नीड इन द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड बहुत कम यूज आते हैं। आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विस्कस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस टेंशन, इनके अपने इंडिपेंडेंट कंसेप्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा किसी के साथ घुस के नहीं आते हैं। विस्कोसिटी का छोटा मोटा यूज आपको 2-3 जगह दिख सकता है, लेकिन मेजरली ये टॉपिक इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, ये आएंगे तो अपने साथ ही आएंगे, मतलब फ्लूइड के साथ ही आएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं नहीं आते हैं, तो ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा आप चैप्टर स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन छोटा चैप्टर है, 4 फार्मूले हैं, पढ़ के काम भी हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फार्मूला आप पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। तो मतलब स्किप करने की ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, मतलब करना चाहे तो आप ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सरफेस टेंशन देखने में खतरनाक लगता है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आई डोंट थिंक कि वो आपको कहीं परेशान करेगा, आपका काम कर देगा, वो इतना बुरा नहीं मानता, वो चैप्टर अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक यू शुड नॉट लीव इट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़ा सा मैं चेंज करा दूंगा। इसमें YDSC एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कल देखने वाले थे वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और वी आर डिस्कसिंग टुडे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने आपको बताया था, इस सोर्स ऑफ लाइट के माध्यम से हम 2 कोहेरेंट सोर्स पैदा करते हैं, और दीज आर द 2 कोहेरेंट सोर्सेज दैट बी डेवलप ओवर हियर। इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है, एंड दिस लाइट पासेस थ्रू दीज 2 स्लिट्स। यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट होता है, इससे आपकी लाइट निकलेगी, एंड लाइट का वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। इन दिस वे, इन दिस स्फेरिकल वेव फ्रंट द लाइट विल कम आउट, और जैसे ही लाइट यहाँ टकराएगी, अब ये इटसेल्फ खुद में एक सोर्स बन जाएंगे। नाउ दीज 2 विल बिकम सोर्स। आपको पता है कि बाय हाइजन प्रिंसिपल ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक वन मोर सोर्स। अब ये जब दोनों खुद में एक सोर्स बन जाएंगे, दे विल बिहेव, इन दोनों को अलग अलग। अब इन दोनों का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। ड्यू टू द इंटरफेरेंस, अगर मैं एक स्क्रीन को इनके आमने सामने रखता हूं तो हम उस स्क्रीन में इनके इंटरफेरेंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। इन दिस पैटर्न वी ऑब्जर्व अ पैटर्न इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन, राइट। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा आगे लगाता हूं बेटा, दिस इज द स्क्रीन, ऐसा ये पैटर्न बढ़ता हुआ जाता है। In this screen we observe certain pattern of dark bright dark, कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है, ब्राइट डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, इस तरीके से पैटर्न मिलता है। ये पैटर्न, इसको हम फ्रिंजेस का नाम देते हैं, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज इस तरीके के पैटर्न्स हमको देखने को मिलता है। रजत पूछ रहे हैं सर IPHO का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बताइए ना प्लीज। रजत, INPHO के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कर डालिए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत मन था कि मैं INPHO के सारे PYQs करा दूं, लेकिन अभी हो नहीं पाया, नहीं तो अभी कराऊंगा, तो मेरा मन तो है किसी दिन लेके बैठेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स तो कर लिए हैं, कुछ कर लिए, शायद 2020-21 का कर लिया है, 19 के कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी 18 के बाकी 17-18 के और करते हैं अभी धीरे धीरे। तो स्लोली वी विल फिनिश अप ऑल द INPHO PYQs। तो INPHO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है।
ये फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है। अब बात आती है व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फ्रिंज पैटर्न। तो अगर हम कॉज की बात करें तो इसका कॉज होता है इंटरफेरेंस। किसका किसका इंटरफेरेंस? आप बोलेंगे इंटरफेरेंस होता है दो सोर्सेज से निकलने वाली लाइट रेज का। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो यार ये दोनों एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं एंड वंस द लाइट केम आउट ऑफ दीज टू सोर्सेज, मान लीजिए एक इस सोर्स से लाइट यहाँ गई और एक इस सोर्स से लाइट यहाँ गई और ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से टकराई, तो यहां से जाने वाली लाइट एक y1 हो गई और ये y2 हो गई, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होगा। ड्यू टू द इंटरफेरेंस ये एक रिजल्टेंट लाइट ले निकल के आएगी y नेट, जिसकी हम लोगों ने अभी कल के क्लास में चर्चा भी की थी और बताया भी था। 14 का आरबीटी वाला भी करते हैं। चलो अभी आने वाले कुछ सेशंस में आईएनपीएचओ के पीवाईक्यूज पर प्लान कर देता हूँ। तो आईएनपीएचओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, कुछ पाथफाइंडर के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। फर्दर और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले यहाँ पर बात करते हैं। वाई नेट जो था y1 प्लस y2 आया था और यहाँ पर हम लोगों ने बाई वेक्टर हम लोगों ने निकाला था कि जो नेट एम्पलीट्यूड आता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi, फिर phi इज कॉल्ड एज द फेज डिफरेंस। तो आपने कहा सर देखो अगर यहाँ पर y1 वेव है, क्योंकि दोनों सेम सोर्स हैं तो y और y1 दोनों एक ही होंगे, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही सोर्स की उत्पत्ति हैं, तो बोथ आर हैज एग्जैक्टली सेम वेव नेचर, क्योंकि दोनों एक ही वेव के तो पार्ट हैं, तो बोथ नेचर हैज बीन सेम। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अंतर क्या हो गया? जब नेचर सेम है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने कहा सर दोनों में डिफरेंस है कि अगर इससे बात की जाए तो इसने यहां से जो दूरी ट्रेवल करी वो x2 है और इसने जो दूरी ट्रेवल करी वो x1 है। मतलब दोनों के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वेव का दैट इज डिफरेंट। तो जब इंटरफेरेंस हो रहा है ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस, इन दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ पॉइंट पी पर, देखो हर जगह पर इंटरफेरेंस होगा, हर जगह पर सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या होने वाली है इस बात को समझना। एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, एट पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस y1 जो हो गया दैट इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसको बोलेंगे के x1। y2 जो हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस के x2। ये इसके बराबर हो गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1 और y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2। दिस कैन ऑल्सो बी डन। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, ये किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, और कोई परेशानी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर। अब यहां पर x1 अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x2 माइनस x1 की वैल्यू डेल्टा x, मतलब दिस इज कॉल्ड एज द पाथ डिफरेंस। अब यहां पर एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द पाथ डिफरेंस। एक सेकंड में इसको यहां से हटाता हूं, इसको इधर लेके जाता हूं। Here we are introducing one more and very fundamental concept that is called as the x2 minus x1 is equals to delta x and that is been defined as the path difference। आपने बोला सर इनके बीच में एक path difference arise हो गया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों रास्ते अलग अलग चले थे x1 x2। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x2 की वैल्यू हो गई x1 प्लस डेल्टा x, कुछ एक्स्ट्रा पाथ इसने ट्रेवल किया। तो अब अगर मैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट का जो फेज हो जाएगा वो कितना होगा? तो आपने कहा सर देखो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं ओमेगा टी माइनस के एक्स टू लिख दूं, इसको ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू और x2 को मैंने लिख लिया x1 प्लस डेल्टा एक्स। तो आपने कहा कि सर देखो इन दिस सिचुएशन इफ यू टॉक अबाउट आई कैन वेरी सिंपली से कि ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस के डेल्टा एक्स। आपने कहा बात तो ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन ये तो एक्जैक्टली सेम हो गए दोनों वेव के, लेकिन यहां पर के डेल्टा एक्स जो है वो एडिशनल फेज डिफरेंस को डिफाइन करने लग गया। मतलब आपने बोला y1 बराबर अगर मैं लिखता हूं a साइन ओमेगा टी माइनस के x1, सॉरी फॉर द राइटिंग बेटा, कुछ गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी यार जी, कुछ पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, एंड a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस के डेल्टा एक्स। तो आपने कहा सर दिस फैक्टर विल डिफाइन द
फेज डिफरेंट टू पाथ डिफरेंस, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो यहां पर हम एक नई चीज डिफाइन करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस रिलेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आपने कहा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच के अगर रिलेशन की बात की जाए तो आई कैन वेरी सिंपली से सर देखो के डेल्टा एक्स जो है यही डेल्टा फाई की तरह बात करेगा, ये पाथ फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स दैट इज द पाथ डिफरेंस, और के की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज इक्वल टू डेल्टा फाई। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां पे सेम फेज की कहानी और अपोजिट फेज की कहानी को और समझते हैं। पहले इतना समझ लीजिए, फिर सेम फेज और अपोजिट फेज की कहानी को समझाता हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, नहीं दिक्कत है तो अपन आपको समझा देते हैं। भैया जी स्माइल करिए, एकदम पूछ लीजिए, कोई दिक्कत किसी तरह की हो तो। कोई भी परेशानी है तो आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। अब आपने कहा अच्छा सर तो इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सर तो कब से पीवाईक्यू कराएं? रजत कल से कराएंगे, कल से कराएंगे पीवाईक्यू, कल से आईएनपीएचओ के पीवाईक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। आ जाओ भाई, अब हमने बात की सेम फेज एंड अपोजिट फेज की। बहुत बेसिक बात समझना, सेम फेज और अपोजिट फेज, क्योंकि यहीं से बात होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और यहीं से बात होगी डार्क एंड ब्राइट की। एंड अपोजिट फेज इंटरफेरेंस का लिख रहा हूं। आपने कहा देखो सर सेम फेज का मतलब हो गया पार्टिकल का बीच में कोई भी एंगुलर डिफरेंस ना हो। मतलब आप बोला सेम फेज का मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा है फाई बराबर 0 होना चाहिए, फाई बराबर 2 पाई होना चाहिए, फाई बराबर 4 पाई। मतलब एक चक्कर के बाद पार्टिकल अपना वही वो रिपीट करता है, तो एक चक्कर के बाद सब पार्टिकल की पोजीशन सारे वेलोसिटी सब कुछ सेम हो जाती है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। और अपोजिट फेज का मतलब होता है फाई बराबर 0 सॉरी पाई 3 पाई नॉट 0 पाई 3 पाई। आपने का मतलब, मैंने कहा देखो यार बहुत सिंपल सी चीज समझना, ये एक वेव अगर है तो इन दिस वेव ये वाला पार्टिकल मतलब पार्टिकल नंबर ए, पार्टिकल नंबर बी, इसी तरीके से आगे की तरफ पार्टिकल नंबर सी, ये एक फेज के पार्टिकल हो गए। और अगर मैं पार्टिकल नंबर 1 को देखूं तो ए एंड 1 ये अपोजिट फेज में। आपने बोला ए अगर ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा तो बी नीचे जाने, ए 1 नीचे आएगा, बी का टेंडेंसी सेम रहेगा, बी की वेलोसिटी सेम रहेगी, बी सेम फेज में मूव करेगा। जैसा ए का मोशन होगा वैसा ही बी का मोशन होगा, लेकिन जैसा ए का मोशन होगा उसका जस्ट अपोजिट मोशन 1 का होता है। इसलिए ए और 1 इनके बीच का एंगल कितना हो गया? आपने बोला पाई, और एक चक्कर किसके बराबर होता है? आपने बोला 2 पाई। तो जब पाथ डिफरेंस 2 पाई जब एंगल डिफरेंस 2 पाई 4 पाई 6 पाई का होता है तो सेम फेज के पार्टिकल्स बोले जाते हैं। जब एंगल डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई इसका होता है, या इसको हम लिख देते हैं 2n प्लस 1 पाई, तो दिस इज कॉल्ड एज द सेम अपोजिट फेज। तो आपने कहा सर अगर सेम फेज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो आपने कहा देखो सर पाथ डिफरेंस की इसको मैं बात करूं, उसको लिख सकता हूं 2n पाई, ठीक है ना। तो आपने कहा सर देखो अपन को पता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, अगर ये 2n पाई के बराबर होगा तो हमारे सेम फेज के पार्टिकल, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर है या n लैम्डा के बराबर है, पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर है, एक चक्कर के बराबर है, तो आपने कहा सही वही चीज हो गई। एक चक्कर का मतलब 1 लैम्डा या एक चक्कर का मतलब 2 पाई, दोनों बात बराबर है। तो अगर डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा के होगा तो सेम फेज होगा,
सेम फेज होगा तो इनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा, फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ये हमने कल भी पढ़ा था, अभी फिर एक बार मैं दिखा देता हूं यहीं पे, ठीक है। अब सिमिलरली अगर अपोजिट फेज होगा तो कितना होगा, आपने कहा सर देखो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इट मस्ट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो यहां से पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और यहां से ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। सो इट वुड बी अराउंड, अगर लैम्डा बाई 2 n की वैल्यू 0 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और ये एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू 0 से इंटीजर सारे के सारे अगर आप कवर करते हैं तो अगर फेज डिफरेंस लैम्डा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग निकल के आता है तो आपका अपोजिट फेज है, नहीं तो सेम फेज है। अब आपको पता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a बराबर, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई। और ये क्लियरली आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी। कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी जब फाई बराबर 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। इसको हमने नाम दिया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब फाई मिल गया तो डेल्टा एक्स, तो जब डेल्टा एक्स 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा और ऐसा होगा, तब कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी। ऐसे कंडीशन में आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सो दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2। तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इफ a1 इज इक्वल्स टू a2, तो a मैक्सिमम जो हो जाता है 2a। सिमिलरली अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने बोला कॉस फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तभी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और a मिनिमम की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू a1 माइनस a2 का मॉड। तो यहाँ पर -1 के लिए फाई की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की थी पाई, ये बीच बीच में जो आ रहा है बेटा इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। इसके लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर पाथ डिफरेंस आपका 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर a1 बराबर a2 हो गया तो a मिनिमम विल बी 0 इफ a1 इज इक्वल्स टू a2। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हो जाता है डार्क और कंस्ट्रक्टिव का मतलब हो जाता है ब्राइट। और इन दोनों वेव का जब ये दो वेव टकराएंगे, समझना बेटा, हर अलग अलग बिंदु पे अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा। और अगर हर अलग अलग बिंदु पे अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा तो करस्पॉन्डिंग कहीं ब्राइट बनेगा, कहीं डार्क बनेगा और कहीं इनके बीच का भी बनेगा, क्योंकि हर जगह जरूरी थोड़ी ना कि सर लैम्डा या लैम्डा बाई 2 का ही फेज डिफरेंस हो, पाथ डिफरेंस हो। कुछ अलग भी हो सकता है, लैम्डा बाई 4 का भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। वहां क्या होगा, वहां पर ब्राइट से कम ब्राइट होगी, डार्क से ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, मतलब इनके बीच की इंटेंसिटी दिखाई पड़ेगी वहां पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए एक और वर्ड आता है, इसको हम इंटेंसिटी वर्ड बोलते हैं। इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। तो जहां जहां ए स्क्वायर है वहां पर हम लोग ए आई लिख सकते हैं। तो आई नेट इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2, क्योंकि बाकी कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 i1 i2। अब यहां सिर्फ a1 a2 था तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, 2 अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2 इंटू कॉस फाई। तो इसीलिए i की जो वैल्यू होती है इट इज सिंपली डिफाइंड एज अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर फॉर मैक्सिमम, जब फाई की वैल्यू वो हो जाएगी। और मिनिमम की बात की जाएगी, आई मिनिमम इट वुड बी अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2।
का होल स्क्वायर। अगर दोनों इंटेंसिटी इक्वल होती हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हो जाएगी इफ I1 इज इक्वल्स टू I2। अगर I1 I2 के बराबर हो गया तो हम इस बात को बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि I max जो होगा वो 2√I1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4I0, एंड I मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा 0। तो एक सिंगल के कंपैरिजन में इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है बेटा? 4 गुना बढ़ जाती है, ठीक है ना। द इंटेंसिटी बिकम 4 टाइम्स मोर इन कंपैरिजन टू द सिंगल इंटेंसिटी ऑफ अ स्लिट। एक स्लिट के कारण जो इंटेंसिटी वहां पर आती उसके कंपैरिजन में वो 4 गुना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, और उसकी जो क्या बोलते हैं उसको वैल्यू होगी वो ब्राइट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और मिनिमम 0 पर आ जाएगा। अब इस पूरी कहानी को एक बार बहुत ध्यान से डायग्राम के माध्यम से वापस से समझते हैं और पूरी चीज़ों को लिखते हैं। तब तक आप लिख लीजिए, जो भी लिख रहा है पॉज करिए, आराम से लिखिए, इस चीज़ को प्रॉपरली लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? काम आगे भाई। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब हम डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को एक बार और फटाफट समझते हैं और अपनी पूरी वेव ऑप्टिक्स को अब एक बार में क्लैरिटी पे लेके आते हैं। सीधी लाइन क्यों नहीं खींच रही आ जाए इसमें। नाउ वी आर कमिंग टू द सोर्स। हियर इज अ सोर्स दैट एमिट्स द एनर्जी, और यहाँ से ये दोनों खुद में एक सोर्स बन गया, ठीक है। अब एज दे बिकम द सोर्स, हम एक जनरल पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं और कुछ एजम्पशंस की बात अब हम करेंगे ताकि हम अपनी सिचुएशन को बहुत क्लियरली समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस, कृपया करके इसको दिमाग से में रखें बिल्कुल अच्छे से। ये बात समझ में आती है कि अब हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जैसे x1 थी, ये x2 थी। अब देखो x1 x2 कुछ भी हो सकते हैं, वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा, हम बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते कहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड जो नोटेशंस हैं उनको कृपया करके ध्यान से देखें। ये स्क्रीन और स्लिट के बीच में, इसको बोलते हैं स्लिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड एज टू स्लिट।
इसीलिए इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। स्लिट स्लिट होती कैसी है, ईमानदारी से अगर बात की जाए तो स्लिट्स आर वेरी स्लिट आर वेरी वेरी थिन। स्लिट्स जो होती है वो बहुत थिन होती हैं। वेरी वेरी थिन का मतलब होता है कि आप जो स्लिट कंडीशंस की अगर आप बात करेंगे तो आपके पास जो स्टेशनरी वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी नाइफ होती है, अगर उससे आप कट करते हैं पेपर को तो जितनी पतली सी निशान बनता है हल्का सा वो उतनी सी एरिया जो है वो एक स्लिट की तरह काम कर सकती है। इसको हम इल्यूमिनेट करते हैं विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है ना, अभी थोड़ा कंसेप्ट को पढ़ा है, अब थोड़े से और इंपॉर्टेंट बातें समझ। आपने कहा सर मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? आपने कहा मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जो एक तरीके की लाइट हो जिसमें अलग अलग लैम्डा ना हो। आपने कहा अलग अलग लैम्डा का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देखो यार बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि सिंगल लैम्डा मतलब हो गया कि एक, जैसे व्हाइट लाइट होती है उसमें वायलेट, रेड, येलो, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स होते हैं, हर एक का लैम्डा अलग अलग है। तो इट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, राइट? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, इसमें मल्टीपल लैम्डाज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इट इज नॉट मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया सिंगल लैम्प, मतलब येलो लाइट, येलो लाइट। तो इसलिए हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम लैम्प। क्या यूज करते हैं? सोडियम लैम्प, येलो सोडियम लैम्प, जिससे सिर्फ और सिर्फ येलो लाइट निकलती है, येलो सोडियम लैम्प। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो यूज करते हैं वो येलो सोडियम लैम्प होता है, जो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करें और इस जगह पे हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो आई कैन वेरी this is very very important over here that x2 minus x1 is simply called as delta x, जिसको हमने पाथ डिफरेंस का नाम दिया था। और अभी मैंने प्रूफ कर दिया है, आपको दिखाया भी, अगर डेल्टा x n लैम्डा के बराबर होगा तो ब्राइट फ्रिंज आएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका मतलब ब्राइट। और अगर डेल्टा x की वैल्यू 2n प्लस वन, कहीं कहीं पर आपको माइनस भी मिल सकता है, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन का फर्क है। डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलने की कंडीशंस। आपने कहा ठीक बात है सर। अब आपने कहा सर पाथ डिफरेंस मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें? तो मैंने कहा देखिए यार अपन कुछ वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई है, एज वी कैन सी दिस डिस्टेंस इज डिफाइंड एज डी। डी इज द गैप बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। डी क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। ये क्या हो गई? आपने बोला ये हो गई स्क्रीन। ठीक है। और स्क्रीन की बात कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात होता है? हाँ जी 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 जी। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट अगेन। और अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से x2 माइनस x1 डेल्टा x बराबर हो गया। आपने कहा जी स्क्रीन हो गई, स्क्रीन से दूरी d हो गई। आपने कहा अगर मैं किसी हाइट यहां पर y पर बात करता हूं, स्क्रीन के मिड पॉइंट से, जहां पर दोनों स्लिट का मिड पॉइंट है, यहां से अगर y हाइट की बात की जाए तो x1 की वैल्यू की बात करेंगे, सो दिस कैन बी डिफाइंड एज विद दिस पाइथागोरस। तो आई कैन से x1 इज सिंपली इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट को y बराबर 0 बोलता हूं तो यहां से बोल सकता हूं y माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस इनके बीच का d का होल स्क्वायर। और अगर मैं x2 की बात करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं अंडर रूट के अंदर y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। आपने कहा बात तो ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन टेल अबाउट बाय पाइथागोरस। एक के लिए ये डायग्राम बन जाएगा, एक के लिए ये डायग्राम बन जाएगा, आधी आधी डिस्टेंसेस हैं तो ये d बाई टू हो गई, ये y है।
लेकिन अब अगर मैं उसको कैलकुलेट करना चाहूं तो विद एन अप्रोक्सीमेशन, तो वेव ऑप्टिक्स में अप्रोक्सीमेशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द अप्रोक्सीमेशन, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दैट वी टेक, the first approximation that we take is d is very 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 less than capital D। जो d होता है ये कैपिटल D के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम बोल सकते हैं, इस चीज को हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि भाई यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने डाइपोल जब कैलकुलेशन है, डाइपोल कैलकुलेशन में या कहीं पर भी बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं तो व्हेन, अब इसको थोड़ा सा पिक्टोरिकली मैं दिखाता हूं ताकि आपको विजुलाइज हो जाए पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटा, अगर ये डी को मैं छोटा करूं, देखो ये स्लिट थी ये स्लिट थी, ठीक है ना, यहां पर हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं बेटा, इन दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस की बात हो रही है। और आपने कहा देखो, अगर ये दूरी बहुत छोटी हो जाए, अगर इन दूरी को देखना, बहुत छोटा कर रहा हूं, यही दूरी बहुत छोटी हो जाए और सेम पॉइंट की बात की जाए, देखना मेरे प्यारे बच्चों, सो दीज रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, एंड इफ दीज रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल वी कैन वेरी सिंपली से कि इससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करता हूं, अगर ये रेज बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर हो गई तो मैं बोल सकता हूं ये एंगल में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जब आप इसकी डिस्टेंसेस को दूर दूर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये थीटा और ये थीटा सब अलग अलग होगा, ऐसा अपने को लगता है। ये थीटा 1 है, ये थीटा, मान लीजिए इसको थीटा 2 बोल दीजिए। बेस्ड ऑन दिस वी कैन वेरी सिंपली से कि सारे एक लाइन की थीटा अलग अलग, एंगल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस चीज की बात करूं, डी डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाए और ये कैपिटल डी बहुत दूर हो जाए तो ये सारे एंगल्स ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे और ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलल सी दिखाई पड़ने लग जाएंगी। if these rays becomes almost parallel to each other, I can very simply say in this triangle this become, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, so this angle, if this angle become theta, मेरे प्यारे बच्चों समझना, अगर ये एंगल यहां पे थीटा हो जाएगा, if this angle becomes theta, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो आई कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया ये डिस्टेंस अगर निकालनी है तो इस ट्राइंगल के अंदर हमको पता है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। इधर का एंगल, क्योंकि ये सब रेस हमने सेम मान ली है तो ये थीटा 90 माइनस थीटा जरूर थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो ये डी हो जाएगा एंड सो दिस विल बिकम डी साइन थीटा, राइट। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। And this is the most important assumption that we are going to take over here, and that is d sin theta, and corresponding to d sin theta the path difference arises। इसके corresponding अपना path difference जो है वो arise होता है, and delta x is simply called as d sin theta। तो डेल्टा एक्स वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोला डेल्टा एक्स हो गया डी साइन थीटा के बराबर। अब डेल्टा एक्स अगर डी साइन थीटा के बराबर हो गया तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक आप चाहें तो x1 माइनस x2 करके भी अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। सुधांशु NW बैच, ओके गुड बेटा गुड। कैसे है बेटा सुधांशु, हाउ आर यू बेटा, कैसे हो, क्या हालचाल है, जल्दी से बताओ। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं इस चीज को बहुत क्लियरली बोल सकता हूं कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज x1 माइनस x2। और अगर आप यहां पर भी बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं इन दैट केस यू कैन आल्सो गेट इनटू द सेम रिजल्ट, बट अभी हम उस बढ़िया चलो गुड। अभी क्या किस तरफ जा रहे हैं बेटा, ड्रॉप क्या बोलते हैं, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, क्या है थोड़ा सा बताएं। अभी किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि अभी पढ़ाई जेई की तैयारी कर रहे हैं।
तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू हो गया, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब एक और नया अप्रोक्सीमेशन आता है, ये समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। जब ये डिस्टेंसेस बहुत छोटी हो जाती है डी, फॉर दिस एजम्पशन दैट डी इज वेरी वेरी लेस देन डी, कॉलेज वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, d is very very less than d. In this case we can simply say that d sin theta will correspond to the path difference. आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको पिक्चर क्लियर हो इसलिए मैंने ये डिस्टेंसेस आपको विजिबल बनाई हुई। आपको मानना है कि ये d बहुत छोटा है एंड दिस एंगल करस्पॉन्ड टू थीटा। अब हमको पता चल गया कि डेल्टा x जो है वो d sin थीटा के बराबर है। ये हो गया अप्रोक्सीमेशन नंबर 1। अब यहां पर आता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर अप्रोक्सीमेशन नंबर 2, एंड दिस अप्रोक्सीमेशन नंबर डिफाइन कि इफ थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री हो जाए, बहुत छोटा हो जाए। आपने कहा थीटा टेंडिंग टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? आपने कहा वी आर डिस्कसिंग नियर पोजीशंस, थीटा टेंडिंग टू 0 मतलब y इज वेरी स्मॉल। इन दिस कंडीशन आई कैन वेरी सिंपली से कि साइन थीटा 0 डिग्री नहीं बोलते हैं, 0 sin theta is almost equal to theta is almost equal to tan theta, and from here I can very simply say कि अगर ये इक्वल हो गए तो tan theta की वैल्यू को हम लिख सकते हैं y by d, y upon d। ये अप्रोक्सीमेशन है, याद रखिएगा, हम नियर अबाउट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज y upon d। आपने कहा ये भी ठीक है। तो फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ 2 अप्रोक्सीमेशन वी आर डिफाइनिंग द रिजल्ट। मैं इस चीज को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 अप्रोक्सीमेशन लेके रिजल्ट पर आए हैं, तो ये इट इज डिफाइंड इन सर्टेन पर्टिकुलरली इन सर्टेन कंसेप्ट ऑफ, अगर हम इस पूरे की बात करें तो हमने इस चीज को डिफाइन किया इन सर्टेन अप्रोक्सीमेशन वेज, नॉट इन द एग्जैक्ट वेज। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे लिए गए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा एक्स हो गया डी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई वाई अपॉन डी। फॉर ब्राइट फ्रिंज अब हम अपनी कैलकुलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड फॉर डार्क फ्रिंज। तो आ जाइए जल्दी से, फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं एन लैम्डा, तो इट मस्ट बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो यहां से वाई की वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा डी अपॉन डी। और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये मैंने मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंकी है। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी, अलग अलग लैम्डा की लाइट्स होंगी, तो मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा अगर अलग अलग हो गया तो हर एक लैम्डा के लिए वाई की वैल्यू अलग अलग होगी, ब्राइट फ्रिंज अलग अलग होगी। अगर मैं यहीं पर डार्क फ्रिंज की बात करता हूं बेटा, इफ आई टॉक अबाउट द डार्क फ्रिंज ओवर हियर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 lambda by 2, it is equals to d lambda by d, and from here I can very simply say dy by d, sorry। तो यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 2n+1 lambda d अपॉन स्मॉल d। अब n की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0 लैम्डा d अपॉन d, ये आपके ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन हो गई 2 लैम्डा डी अपॉन डी, 2 लैम्डा डी अपॉन डी एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर बात करेंगे तो इट इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन डी, तो इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन डी, एन की वैल्यू 1, लैम्डा डी अपॉन सॉरी 2d होगा, मैं मिस्टेक ही बाई 2 नहीं देखा, लैम्डा डी अपॉन 2d, फिर 3 लैम्डा डी अपॉन 2d एंड सो ऑन। डिफरेंस बिटवीन 2 ब्राइट फ्रिंजेस, दो के बीच का डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं फ्रिंज विथ, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई। अगर हम किसी भी दो के बीच के डिफरेंस की बात करें तो इसको हम नाम देते हैं फ्रिंज विथ का। क्या नाम देते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विथ। तो फ्रिंज विथ कितनी हो जाएगी? आपने बोला सर दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी, दैट इज इक्वल्स टू बीटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल बीटा, इसको बीटा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात बेटा? कोई परेशानी वाली बात? दिस इज कॉल्ड एज द फ्रिंज विथ एंड दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर समझा जाए तो ये जो दो फ्रिंजेस हमने बनाई हैं, इन दो फ्रिंजेस से बहुत दूरी पर अगर एक स्क्रीन हम लोग लगाते हैं और ये सब चीज़ें माइक्रोस्कोप के माध्यम से ऑब्जर्व की जा पाती हैं, तो यहाँ पर हमें एक फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है ड्यू टू दिस सोर्स।
और जो सेंटर पर होता है तो यहाँ पर ब्राइट, देन यहाँ पे डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, इस तरीके से हमें एक ग्रेडियंट सा देखने को मिलता है। बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज, उसके बगल में एकदम डार्क फ्रिंज आती है, काला एकदम आ जाता है, और इनके बीच में ग्रेडियंट होता है, बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो दिस इज द फिनोमिना दैट वी गेट in Young's double slit experiment, and this defines the interference pattern of the light wave. इनके बीच की डिफरेंसेस, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगा, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट होगी, ये सब कॉमन सी बातें जो आप समझते हैं नोड और एंटी नोड की तरह। बिल्कुल उसी तरीके से सारी की सारी कहानी जो है वो यहाँ पर चलती रहती है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर YDSE एक्सपेरिमेंट की तो हमने बात कर ली। अब YDSE एक्सपेरिमेंट के अंदर किस तरीके से एंड किस फिनोमिना के थ्रू वेव ऑप्टिक्स में चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे तरीके पॉसिबल होते हैं। अगर इसमें हम किसी ग्लास या ऑप्टिकल पाथ की बात करें तो क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ के आने से किस तरीके से चेंजेस आते हैं, वो सब हम लोग और भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर किया है, रेस्ट कंसेप्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सभी के ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक यू।